हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, दिस इज द 12th लेक्चर ऑफ आवर क्रैश कोर्स प्रोग्राम। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये दोनों ही टॉपिक कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है मुझे डिस्कस करने चाहिए। देखिए, जो वीडियोस अपलोड हुए हैं उनमें कुछ डाउट्स आए हैं। फॉर एग्जांपल, पहला डाउट है रिगार्डिंग पीडीएफ कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। तो देखिए, मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमने एक गूगल फॉर्म पिन किया हुआ है। उस फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक सेंड करेगी, उसको ज्वाइन कीजिए एंड वहीं पे आपको पीडीएफ मिलेंगी। दूसरा कंसर्न आ रहा है कि सर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाइए, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाइए। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, हर सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और उनके मैराथन सेशन बहुत जल्दी आपके लिए लाने वाले हैं। एंड सब्जेक्ट वाइज क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, इस पे भी मैराथन सेशंस हम लोग लेके आ रहे हैं, तो सफिशिएंट आपकी प्रैक्टिस यहां पे हो जाएगी। ओके। तीसरा जो डाउट आ रहा है वो आ रहा है कि सर क्या ये वीडियो सफिशिएंट है क्या प्रीलिम्स के लिए। तो देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि लक्ष्मीकांत पूरी कवर्ड है इन लेक्चर्स में, जो कि प्राइमरी रिसोर्स है, एनसीईआरटी भी कवर करवा रहे हैं। तो देखिए, ये जो मटेरियल है ये सफिशिएंट होगा, बट इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा विद करंट अफेयर। तो करंट अफेयर भी आप पढ़िए और बार बार रिवाइज आपको करना होगा। टेस्ट सीरीज लगाइए, प्रैक्टिस करिए, इतना आपको करना पड़ेगा। जहां तक करंट अफेयर की बात है, तो अप्रैल में सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर के मैराथन सेशंस भी हम लोग लेके आ रहे हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज है प्रीलिम्स के लिए, हर चीज हम यहाँ पे करवा रहे हैं। तो ये तो आप लोगों के कंसर्न्स हैं। एक कंसर्न मेरा भी है, वो है कि अगर आप इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, इफ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोस, तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक जो बटन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप कितना पसंद कर रहे हैं। ओके। एंड देखिए, यही सपोर्ट, यही प्यार हमें आपसे चाहिए और यही हमें मोटिवेट करेगा और अच्छा करने के लिए। ओके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट उसको समझने से पहले दो आर्टिकल्स हैं इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें समझना होगा। पहला है आर्टिकल नंबर 74। देखिए, ये आर्टिकल क्या कहता है। देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है भाई, एक बॉडी होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसको हेड कौन करेंगे? उसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड। और इनका काम क्या होगा? टू एड एंड एडवाइज। तो भाई ये एडवाइस करेंगे, किसको एडवाइस करेंगे? प्रेसिडेंट को। टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, हु शेल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। तो भाई प्रेसिडेंट के साथ क्या है? जो भी एडवाइस आपको दी जा रही है बाय दिस बॉडी, तो आपको इसके अकॉर्डिंग काम करना है, आपको इसको मानना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे कौन पावरफुल है? प्राइम मिनिस्टर, है ना। जो रियल अथॉरिटी है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इनके पास रियल पावर्स हैं। प्रेसिडेंट इनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ओके। तो हमने ये देखा कि भाई दो हेड्स यहां पे आ गए, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या है? ये हेड ऑफ स्टेट है। एंड प्राइम मिनिस्टर ये क्या है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। आप खुद देख लीजिए न्यूज़पेपर में कितनी बार प्राइम मिनिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन आती है और कितनी बार प्रेसिडेंट के बारे में आती है। उससे आपको पता चल जाएगा कि रियल पावर्स किसके पास हैं। ओके। अब देखो, जो बाकी प्रोविजंस है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट अभी उसको नहीं करेंगे। ओके। अभी केवल
फर्स्ट प्रोविजन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 75 पे। देखिए वो क्या कहता है, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स द प्राइम मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट कर सकता है? नहीं। तो जिस पार्टी के पास या जिस कोलिशन ऑफ पार्टी के पास मेजोरिटी होगी, 272 और मोर नंबर्स होंगे, उसका जो भी लीडर होगा उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर। ओके, एंड अदर मिनिस्टर्स लाइक होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। तो क्या खुद से कर सकते हैं जिसको चाहे? नहीं, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जिसको भी कह देंगे कि भाई इसको आप बनाइए मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट को बनाना पड़ेगा। दिस इज आर्टिकल नंबर 75। ओके, और देखिए द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। ये क्या होता है? लोकसभा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है दे शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ लोकसभा, सॉरी हाउस ऑफ पीपल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई ये क्या है? ये एग्जीक्यूटिव है, गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट पावर में तभी तक बनी रहेगी जब तक लोकसभा का उसमें कॉन्फिडेंस है। और जैसे ही वो कॉन्फिडेंस खत्म होता है, लोकसभा गवर्नमेंट को रिमूव कर सकती है, पावर से हटा सकती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो इसका यह भी मतलब होता है कि अगर लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करती है, वो पास हो जाता है, तो फिर सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा, भले ही आप राज्यसभा से बिलोंग करते हो। ओके, इसका यह भी मतलब होता है कि आप एज ए टीम काम करोगे, स्विम टुगेदर एंड सिंग टुगेदर। तो जो भी डिसीजन हुआ है कैबिनेट का, तो हर मिनिस्टर को डिफेंड करना पड़ेगा उस डिसीजन को। आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, अदरवाइज रिजाइन देना पड़ेगा। तो आप एज ए टीम काम करते हो, आप साथ में आगे बढ़ोगे, और डूबोगे तो साथ डूबोगे। तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। दिस इज आर्टिकल नंबर 75। तो अगर दो स्टेटमेंट आते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, एंड सेकंड में लिखा हुआ है लोकसभा, तो क्या सही होगा? लोकसभा सही होगा। तो इन जनरल पार्लियामेंट होता है, बट स्पेसिफिकली इट इज लोकसभा। ओके, अब देखो जो हमने बात की थी कि प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे, तो ये मिनिस्टर्स कौन होंगे? अ मिनिस्टर who for any period of 6 consecutive months is not a member of either house of parliament shall at the expiration of that period cease to be a minister। तो भाई सिंपल सी बात यह है कि जो मिनिस्टर होंगे वो पार्लियामेंट के मेंबर्स होने चाहिए, या तो वो लोकसभा के मेंबर हो या फिर राज्यसभा के मेंबर हो। ओके, इसका मतलब यह है। तो क्या किसी ऐसे पर्सन को आप मिनिस्टर बना सकते हो जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है? हाँ, आप बना सकते हो। यस, यू कैन डू दिस। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है? उस पर्सन को विद इन 6 मंथ किसी भी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो फिर वो मिनिस्टर नहीं रहेगा। तो 6 महीने का पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसा होता भी है, एक्सपर्ट्स ब्यूरोक्रेट्स को बनाया जाता है मिनिस्टर, और फिर बाद में राज्यसभा की मेंबरशिप उनको दे दी जाती है। तो दिस इज आर्टिकल नंबर 75। तो हमारे यहाँ पे एक पर्सन बिना एमपी बिना एमएलए हुए भी मिनिस्टर हो सकता है। ओके, बट केवल 6 मंथ के लिए। उसके बाद तो आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए, अदरवाइज आप मिनिस्टर नहीं रहोगे। दिस इज आर्टिकल नंबर 75 एंड आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम आते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पे कि भाई ये होता क्या है, इसके फीचर्स क्या होते हैं।
तो भाई ये जो आर्टिकल 74 75 है सेंट्रल लेवल पे, एंड आर्टिकल 163 एंड 164 स्टेट्स के लेवल पे, ये डील करते हैं विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आर्टिकल 74 एंड 75 एंड आर्टिकल 163 164। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिए। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको भी देखिए, थोड़ा बहुत चेंज आपको मिलेगा बट समझ में आपको आ जाएगा। ओके, अब भाई बात आती है कि कैसे डिसाइड करें कि कौन सा सिस्टम प्रेसिडेंशियल है, कौन सा पार्लियामेंट्री है। तो मैंने आपको बताया था कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है वो दो तरह की होती है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। तो डिसाइड कैसे करोगे, आप ये देखिए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेशंस एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इनके बीच का संबंध कैसा है ये आपको देखना पड़ेगा। तो हमें पता है कि गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, देर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, वन इज एग्जीक्यूटिव, देन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, दिस विल डिसाइड कि कौन सा सिस्टम आप जो है एग्जिस्ट करता है किसी पर्टिकुलर कंट्री में, प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री। अब भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम कौन सा होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम वो होगा जहां पे एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। तो आर्टिकल 75 मैंने आपको दिखाया था, क्या लिखा था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वही तो एग्जीक्यूटिव है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो वो जो प्रिंसिपल है वो बेडरॉक प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड प्रेसिडेंशियल में क्या होगा, यहां पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट। एंड रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब क्या है कि आप हटा सकते हो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो, है ना, ये इसका मतलब होता है, आप एज ए टीम काम करोगे। ओके, अब ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ये कहां पे देखने को मिलता है, जैसे कि ब्रिटेन में है, जापान में है, इंडिया में भी देखने को मिलता है, कनाडा में है। प्रेसिडेंशियल ये कहां देखने को मिलता है, यूएसए में देखने को मिलता है, रशिया में है, श्रीलंका में है, ब्राजील में है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। ओके, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ओके, अब देखो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्यों, बिकॉज कैबिनेट के पास सारी पावर्स होती हैं, कैबिनेट इज न्यूक्लियस ऑफ पावर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, क्यों बता दिया मैंने कि जब तक कॉन्फिडेंस होगा तभी तक आप पावर में रहोगे। ओके, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज ब्रिटेन में दिस इज द लोकेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, ये सब एक ही बात होती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखो यहां पे हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिजाइन किस तरह से होती है। देखिए जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म की, तो देखिए यहां पे जो थ्री ऑर्गन्स हैं उनकी डिजाइन आप देखिए। एग्जीक्यूटिव मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये पार्ट नहीं होते हैं, इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर देखा जाता है। ओके, सो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इनके बीच में सेपरेशन होता है इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जबकि इन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। आप देखिए हमारे यहाँ पे जो होम मिनिस्टर हैं वो लोकसभा के मेंबर हैं, है ना। तो ये मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं।
तो यहां पे भी सेपरेशन ऑफ पावर है, बट इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। तो दोनों जगह सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, बट फर्क किसका है? डिग्री का। यहां पे डिग्री काफी ज्यादा है और यहां पे डिग्री काफी कम है। ओके, अब देखो इन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? हेड ऑफ द स्टेट। एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके, एंड इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम हेड ऑफ द स्टेट भी प्रेसिडेंट होंगे एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस डायग्राम से आप समझ जाओगे कि किस बेसिस पे हम कहते हैं कि ये सिस्टम पार्लियामेंट्री है एंड ये सिस्टम प्रेसिडेंशियल है। ओके, तो यहां पे जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होते हैं, जबकि यहां पे जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के मेंबर भी हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं। ये मेन डिफरेंस होता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसके फीचर्स क्या होते हैं। देखिए, पहला फीचर तो ये होगा कि डुअल एग्जीक्यूटिव हमें देखने को मिलेंगे। हमने देखा कि एक तो प्रेसिडेंट होते हैं, ओके, एक होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो जो रियल पावर है वो रियल पावर किसके पास होती है? रियल पावर्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, क्योंकि हमने देखा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत कम चीजें हैं जो खुद से कर सकते हैं। ठीक है, उनको एडवाइस पे ही काम करना होता है। आप देखिए न्यूज़पेपर में कितनी बार आपको इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट प्राइम मिनिस्टर, फोटो ही फोटो होंगे। एंड कंपेरेटिवली देखिए कि प्रेसिडेंट कितनी बार न्यूज में होते हैं। तो रियल जो पावर है वो किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। वो रियल एग्जीक्यूटिव है, वो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है। तो प्रेसिडेंट क्या है? वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, उनको डी जूरे कहा जाता है। और सेरिमोनियल पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आप कह सकते हैं। ओके, तो वो प्रेसिडेंट है। हेड ऑफ द स्टेट कौन होंगे? प्रेसिडेंट। एंड प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हमने ये भी देखा था कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। क्या किसी को भी कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इलेक्शन हुए तो जिस भी पार्टी या फिर ग्रुप ऑफ पार्टीज के पास मेजोरिटी है, मींस 272 और मोर, तो इनका जो भी लीडर होगा उसी लीडर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो पहला फीचर क्या है कि डुअल एग्जीक्यूटिव होंगे। एंड सेकंड आता है मेजोरिटी पार्टी रूल। तो जिस पार्टी के पास मेजोरिटी है उसकी गवर्नमेंट बनेगी। ये सिंगल पार्टी भी हो सकती है या फिर कोलिशन भी हो सकता है। बेसिकली आपके पास 272 या उससे ज्यादा लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। और कहां पे? लोकसभा में। राज्यसभा से मतलब नहीं है, तो लोकसभा में, बिकॉज लोकसभा रिप्रेजेंट्स पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। एंड राज्यसभा स्टेट्स, इनको रिप्रेजेंट करती हैं, इनको रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, तो मेजोरिटी पार्टी रूल हो गया। अगला फीचर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, दिस इज द बेडरॉक प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या होता है? काफी डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, सो मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर। ओके, आर्टिकल नंबर 75 एज ए टीम काम करते हैं। ओके, एंड लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम द ऑफिस बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ओके, अगला फीचर आता है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। तो भाई जनरली क्या होता है, ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये एक ही पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं। तो अगर आप एक ही पॉलिटिकल पार्टी से हो तो आपकी आइडियोलॉजी भी एक ही होगी। तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आप एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर मान लो कोलिशन भी है तो मिनिस्टर्स आर बाउंड बाय कंसेंसस। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है कि भाई ये तो हमें करना ही करना है सब पॉलिटिकल पार्टीज को। तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम होते हैं। दिस इज पॉलिटिकल होमोजेनिटी। अगला फीचर है डबल मेंबरशिप। तो हमने देखा था कि जो मिनिस्टर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है और वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है।
सो दिस इज डबल मेंबरशिप, दिस इज डबल मेंबरशिप। ओके, ऑलरेडी मैंने बता दिया। अगला फीचर क्या है? लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। भाई प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट फीचर आता है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। तो भाई देखिए, जो लोअर हाउस है वो कौन सा है? लोकसभा। 5 साल का टर्म होता है, बट इस टर्म के एक्सपायर होने से पहले भी लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। ओके, सो लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि भाई टाइम से पहले ही लोकसभा को डिसॉल्व कर दो और फिर से इलेक्शन करवाइए। तो यहां पे एग्जीक्यूटिव इंजॉय द राइट टू गेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। ओके, सो दिस इज डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। अगला और आखिरी फीचर है सीक्रेसी। जो मिनिस्टर्स हैं वो प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी को फॉलो करते हैं। ओके, जो भी प्रोसीजर है, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है वो सीक्रेट होती है। आप उसको जो है किसी और को नहीं बता सकते हो। ठीक है, ओथ ऑफ सीक्रेसी आपको लेना होगा। ओके, एंड द ओथ ऑफ सीक्रेसी इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई ओथ कौन दिलवाता है? तो प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। ओके, सो दिस इज सीक्रेसी। और इसी के साथ ये जितने भी फीचर्स है पार्लियामेंट्री सिस्टम के हमने डिस्कस कर लिए। अब आता है कि भाई प्रेसिडेंशियल में क्या होता है। तो ऑलरेडी आपको पता है, मैंने बता भी दिया है। देखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट है वही हेड ऑफ स्टेट है और वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। ओके, हमने देखा था। दूसरी बात, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर ए फिक्स टेन्योर ऑफ 4 years। तो 4 साल के लिए आपको इलेक्ट किया जाता है। देखिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव प्रेसिडेंट। आप इम्पीच कर सकते हो, बट वो बहुत डिफिकल्ट होता है फॉर ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां पे क्या है, आपका टेन्योर फिक्स नहीं है, आपको लोकसभा पहले ही हटा सकती है। बट यहां पे ऐसा नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहां पे स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है कि भाई जनरली आपका 4 year का टेन्योर तो पूरा होगा। ओके, सो दिस इज स्टेबिलिटी। इसके अलावा देखिए, प्रेसिडेंट गवर्न्स विद द हेल्प ऑफ ए कैबिनेट और ए स्मॉलर बॉडी कॉल्ड किचन कैबिनेट। तो जैसे वहां पे कैबिनेट है, यहाँ पे किचन कैबिनेट होती है। कैबिनेट में क्या होते हैं? जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, एमपी एमएलए होंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो किचन कैबिनेट है वो एक एडवाइजरी बॉडी होती है जिसमें नॉन इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। तो प्रेसिडेंट किसी को भी डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी बना सकता है। तो ये लोग इलेक्टेड नहीं होते हैं, ये अपॉइंटेड होते हैं। और इसलिए इसलिए दे आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, केवल और केवल प्रेसिडेंट को ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहां पे क्या था? वहां पे रिस्पॉन्सिबल थे टू लोकसभा। तो दे आर सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय हिम, रिस्पॉन्सिबल ओनली टू हिम एंड कैन बी रिमूव्ड बाय हिम एनी टाइम। तो केवल प्रेसिडेंट ही उनको हटा सकता है, जबकि हमारे यहां पे क्या है, लोकसभा आपको हटा सकती है। ओके, अब देखो, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरीज दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। भाई वो उसके मेंबर ही नहीं है, कोई जवाबदेही आपको नहीं है। ओके, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिजोल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो लोअर हाउस है उसको डिजोल्व नहीं कर सकता है, जबकि हमारे यहां पे ये पावर दी होती है। ओके, तो वहां पे हमें सेपरेशन ऑफ पावर ज्यादा देखने को मिलता है। द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज द बेसिस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जबकि हमारे यहां पे हमें फ्यूजन ऑफ पावर देखने को मिलता है। फ्यूजन ऑफ पावर तो एसओपी है हमारे यहां पे, बट उसका जो डिग्री है वो काफी कम है। सेपरेशन ऑफ पावर है लेकिन बहुत कम लेवल पे देखने को मिलता है। फ्यूजन ऑफ पावर है हमारे यहाँ, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है वो मेंबर है किसका? लेजिस्लेचर का। दिस इज फ्यूजन ऑफ पावर। ओके, अब आते हैं अगले टॉपिक पे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की मेरिट क्या होती है। इस पे भी क्वेश्चन आता है,
मेरिट और डीमेरिट। तो देखिए हमने ये देखा कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा वेटेज दिया गया है, बिकॉज जो मिनिस्टर्स हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ओके, ये देखा हमने। तो हमने बात की है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, ये सबसे बड़ी मेरिट होती है। दूसरा, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं, ओके, तो दोनों के बीच में हार्मोनी बनी होती है, तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है। थर्ड आता है प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म। अब देखिए पावर जो है एक बंदे के हाथ में नहीं है, पीएम के हाथ में पावर नहीं है, जैसा वहां पे होता है प्रेसिडेंट के पास पावर है। यहाँ पे जो पावर है वो डिवाइड की गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, तो सारी पावर एक के पास नहीं है, सो इट प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म। अगली मेरिट है रेडी अल्टरनेट गवर्नमेंट। तो भाई रूलिंग पार्टी है, मान लो रूलिंग पार्टी, और इसके पास अब मेजोरिटी नहीं है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, जो अपोजिशन पार्टी है उसको कहेंगे कि भाई आप गवर्नमेंट बनाइए और जो मेजोरिटी है उसको प्रूव कीजिए, तो इलेक्शन करवाए बिना ही आपको दूसरी गवर्नमेंट मिल जाएगी, प्रोवाइडेड उनके पास मेजोरिटी हो। तो दिस इज रेडी अल्टरनेट गवर्नमेंट, एंड ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिट है। देन वाइड रिप्रेजेंटेशन, भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, तो आप उसमें लोगों को चुन सकते हो कि कौन होगा मिनिस्टर। तो भाई इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, एक हेट्रोजिनस सोसाइटी है, तो हर सेक्शन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इन 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 योर मिनिस्ट्री। तो दिस इज वाइड रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब आते हैं डीमेरिट पे कि भाई डीमेरिट क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भाई जो आपका टेन्योर है वो फिक्स नहीं है, तो 5 साल के पहले भी आपको हटाया जा सकता है, तो दिस इज अनस्टेबल गवर्नमेंट। अनस्टेबल गवर्नमेंट आप 90s में देखो, 1 साल 2 साल में ही गवर्नमेंट को हटा दिया गया, दोबारा इलेक्शंस हुए। तो क्योंकि टर्म आपका फिक्स नहीं है, टेन्योर आप पूरा नहीं कर पाते कभी कभी, तो जो आपकी पॉलिसीज हैं आप उसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई, नई गवर्नमेंट आ गई, नई पॉलिसी बन गई, तो नो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। देन डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट। भाई कैबिनेट क्या है, न्यूक्लियस ऑफ पावर। तो अगर रूलिंग पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है फिर तो सारी पावर आपके पास है, जो चाहे कर सकते हो, सो दिस इज डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट। देन इट इज अगेंस्ट एसओपी, वो हम देख चुके हैं, एंड गवर्नमेंट बाय अमेच्योर्स। देखिए भाई जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां पे क्या था कि जो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज हैं, समझ लो मिनिस्टर्स, वो इलेक्टेड नहीं है, वो सेलेक्टेड है। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई कौन बंदा एक्सपर्ट है, डिफेंस वाले फील्ड में कौन एक्सपर्ट है, फॉरेन पॉलिसी में कौन एक्सपर्ट है, तो उनको बना दिया जाएगा डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। बट हमारे यहाँ पे क्या है कि आपके पास चॉइस लिमिटेड है, जो एमपी है उसी में से आपको चूज करना पड़ेगा कि भाई कौन जो है डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, कौन फॉरेन मिनिस्टर बनेगा, कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, तो चॉइसेस लिमिटेड है। ओके, तो गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स, तो जरूरी नहीं कि वो लोग एक्सपर्ट हो अपने फील्ड के, आप देख सकते हैं। बट अभी क्या हो रहा है, बैकडोर एंट्री हो जाती है राज्यसभा से, है ना, तो एक्सपर्ट्स को लाया जा रहा है। तो दिस इज डीमेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने क्यों इसको अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री सिस्टम को। तो भाई सबसे पहला रीजन तो ये था कि बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स का रूल चलता था, एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ पे था, हम फेमिलियर थे, तो क्यों इसको चेंज करें, ऑलरेडी हमने अपने आप को एडजस्ट कर लिया था। तो एक नया सिस्टम लाने की जगह इसी को फॉलो करिए, इसी को अच्छा करिए, इसी को स्ट्रेंथन करिए, वो ज्यादा फायदेमंद था। देन सेकंड था प्रेफरेंस ऑफ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जहां पे स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ मिल जाए, तो हमने चुना किसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जबकि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो किसको चुनता है, स्टेबिलिटी को। तो हमने किसको प्रीफर किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट। भाई नया नया देश है, आजाद हुआ है, अगर मिनिस्टर्स लड़ते रहेंगे आपस में तो कैसे काम चलेगा, तो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, और इसलिए हमने क्या किया, उसको पार्ट बना दिया, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ओके, देन नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, डाइवर्स सोसाइटी है,
हर सेक्शन, हर रीजन का रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिसी मेकिंग होना जरूरी है। तो इसके लिए हमने चुना पार्लियामेंट्री सिस्टम को। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की क्या मेरिट होंगी, क्या डीमेरिट होंगी, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है ना, तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं और बात करते हैं कि इंडियन मॉडल और ब्रिटिश मॉडल में क्या डिफरेंस है। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं इन एग्जामिनेशन। तो भाई पहला डिफरेंस तो क्या है, वहां पे मोनार्की है, हमारे यहाँ पे क्या है, रिपब्लिक सिस्टम है ना। हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट, वहां पे किंग और क्वीन होते हैं। तो ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है, वहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, कहां पे, ब्रिटेन में, जबकि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ये सेकंड डिफरेंस हुआ। थर्ड डिफरेंस ये होता है कि इन ब्रिटेन जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोअर हाउस का मेंबर होना चाहिए, लोकसभा का, जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे आप राज्यसभा का मेंबर भी हो सकते हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह वो बेसिकली राज्यसभा के मेंबर थे, बन गए थे प्राइम मिनिस्टर, ओके। देन इन ब्रिटेन यूजुअली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्हीं को आप मिनिस्टर बना सकते हो, जबकि हमारे यहाँ पे आप किसी को भी बना दो, बस विद इन 6 मंथ आपको मेंबरशिप लेनी होती है। ये एक डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा अगला जो डिफरेंस है वो क्या है, द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ब्रिटेन में मिनिस्टर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मींस जो किंग क्वीन के जो ऑफिशियल एक्ट होंगे उस पर इनको काउंटर साइन करना होगा, जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पे देयर इज नो सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा एक डिफरेंस आता है शेडो कैबिनेट का, जो कि एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है, कहां पे, ब्रिटेन में, जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो भाई जो रूलिंग कैबिनेट है, मान लो ये फाइनेंस मिनिस्टर है, ये डिफेंस मिनिस्टर है, तो इनके काउंटर जो अपोजिशन है उसमें भी शेडो कैबिनेट होती है, शेडो मेंबर्स होंगे, ओके। लाइक यहाँ पे भी एक फाइनेंस मिनिस्टर होगा, यहाँ पे एक डिफेंस होगा, तो वो पूरा एनालाइज करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, ठीक है। तो शेडो कैबिनेट ये एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम में, ओके। और इंडिया में ऐसा कुछ हमें नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय अपोजिशन पार्टी टू बैलेंस द रूलिंग कैबिनेट एंड टू प्रिपेयर इट्स मेंबर्स फॉर फ्यूचर मिनिस्ट्रियल ऑफिस, ठीक है। तो भाई आपके पास बना बनाया डिफेंस मिनिस्टर है, तो अगर आप पावर में आते हो तो आप इसको बना सकते हो, सिंपल सी बात ये है। तो ये हमने देख लिया है कि क्या डिस्टिंक्शन है बिटवीन इंडियन मॉडल एंड ब्रिटिश मॉडल। अब हम बात करते हैं फेडरल सिस्टम के ऊपर, और जिस पे हम काफी बार बात कर भी चुके हैं कि व्हाट इज फेडरेशन, है ना, कितने तरह से बन सकता है, होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर, हमने बात की थी, ओके। तो वो डिस्कस नहीं करेंगे, उससे आगे डिस्कस करते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, ओके। तो सबसे पहले बता दूं कि व्हाट इज द बेसिस। बेसिस है कि जो नेशनल गवर्नमेंट है और जो रीजनल गवर्नमेंट है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसका नेचर क्या है। पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल में क्या था, ऑर्गन्स के बीच में क्या रिलेशन है, ई एल जे, है ना। यहाँ पे क्या है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट एंड जो रीजनल गवर्नमेंट है उसमें क्या रिलेशनशिप है ये देखा जाता है। तो भाई अगर अगर सारी पावर्स नेशनल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, तब तो वो हो जाएगा यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। एंड रीजनल गवर्नमेंट अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो दे डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये हमें कहां देखने को मिलता है, लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, तो इन सब में हमें यूनिटरी मॉडल देखने को मिलता है। सेकंड आता है फेडरल गवर्नमेंट। भाई फेडरल में क्या होगा, फेडरल में जो पावर्स है उनको डिवाइड किया जाएगा बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट, एंड इट इज बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगा कि किस लेवल की क्या पावर्स होंगी, ओके। एंड दे बोथ ऑपरेट इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली, ओके, इंडिपेंडेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कहां देखने को मिलता है, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, ओके।
तो ये एग्जाम्पल्स भी आपको याद होने चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी हमने देखा था, इतना तो आप लोग जानते हैं। इससे आगे की बात करते हैं। अब देखो, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है कंट्री में। अब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमने कहां से बोरो किया है? जो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है, इट इज बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल। ये चीज ध्यान रखना, इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल। और ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? बिकॉज वहां पे भी उन्होंने यूनियन वर्ड प्रिफर किया है, हमने भी यूनियन किया है, हमने फेडरेशन वर्ड प्रिफर नहीं किया है। ओके, देन किस तरह से बना है वो भी इंपॉर्टेंट है। फेडरेशन बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, हमारा भी ऐसा ही है। ओके, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। देन सेंटर के पास ज्यादा पावर है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल, नॉट यूएसए, है ना। तो ये कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन आता है इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो आंसर इज कनाडा। ओके, एंड ऐसा क्यों, ये ऑलरेडी हमने बात कर ली। अब बात आती है कि भाई फीचर्स क्या होते हैं फेडरल सिस्टम के। तो भाई हमने ये तो देखा कि एक नेशनल गवर्नमेंट होगी, फेडरल गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या फिर यूनियन गवर्नमेंट होगी, और रीजनल गवर्नमेंट होंगी, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो सकती हैं। तो दो लेवल तो होंगे। तो बेसिकली डुअल पॉलिटी होगा, ठीक है, यूनियन एट द सेंटर एंड स्टेट्स एट द पेरिफेरी। ओके, ईच इज गिवन सोवरेन पावर्स, आपके पास पावर्स होंगी, डिवीजन ऑफ पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड अपने अपने फील्ड में आप इंडिपेंडेंट रहोगे। तो दिस इज डुअल पॉलिटी। अब भाई पावर आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो ये भी एक फीचर है, डिवीजन ऑफ पावर। ओके, एंड ये जो पावर डिवाइड की गई है ये क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, सेंटर कहेगा कि नहीं ये पावर तो आपके पास है ही नहीं, स्टेट कहेगा ये पावर तो हमारे पास है। तो हर चीज साफ साफ लिखी होनी चाहिए। तो इसलिए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है। दिस इज फेडरल फीचर, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ताकि दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ओके, अगला क्या है, डिवीजन ऑफ पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो हमारे यहाँ पे 7th शेड्यूल है, ठीक है, जहां पे यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, और सबकी पावर्स डिफाइंड है कि किसको किसमें एक्ट करने का राइट होगा। ओके, पावर क्या होगी। तो दिस इज डिवीजन ऑफ पावर। तो भाई देखो, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी है एंड पावर्स भी डिवाइड कर दी। बट व्हाट इफ कि पार्लियामेंट सुप्रीम हुई तो वो तो फिर कुछ भी कर सकती है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट फेडरल फीचर, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि ताकि कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सके, ठीक है, ताकि ताकि जो पार्लियामेंट है वो एब्सोल्यूट ना हो सके। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वो बता दे कि किस लेवल के पास क्या पावर्स है और हर कोई उसको फॉलो करेगा। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फेडरल फीचर। देन उसके बाद आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। भाई सुप्रीमेसी है, पावर डिवाइड किया है, बट अगर पार्लियामेंट उसको आराम से चेंज कर दे तो इसी पावर का क्या फायदा। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए, ठीक है। तो जो फेडरल फीचर्स हैं वो बिना स्टेट की कंसेंट के आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये हमने देखा था। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, मान लो कोई डिस्प्यूट हो गया बिटवीन सेंटर स्टेट, तो देयर शुड बी समवन जो डिसाइड करे व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। एंड वो जो इंस्टीट्यूशन है वो इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए ताकि किसी को फेवर ना करे, बायस ना हो। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ओके, एंड अगला फीचर है बाई कैमरलिज्म। भाई एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स है। तो भाई सेंटर में कोई होना चाहिए जो स्टेट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे, और इसलिए दो हाउस होते हैं, ठीक है, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। ओके, तो लोकसभा रिप्रेजेंट्स पीपल ऑफ इंडिया, जबकि राज्यसभा रिप्रेजेंट्स स्टेट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन। ओके, अब देखो, जो आर्टिकल 1 है वो इंडिया को क्या बोलता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। बट इसका यह मतलब नहीं है कि इंडिया फेडरेशन नहीं है।
ठीक है, इंडिया में सारे फेडरल हैं, सारे फेडरल फीचर्स अवेलेबल है। आप देखिए बाइकैमरलिज्म हमारे यहाँ पे है, दोनों हाउस होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, डेफिनेटली है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल है। ओके, और क्या फीचर्स हैं? पावर को डिवाइड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, हमें पता है। देन डुअल पॉलिटी हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है। तो सारे फीचर्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, सारे के सारे फीचर्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये मत सोचना कि इंडिया जो है वो फेडरल पॉलिटी नहीं है, बिल्कुल फेडरल पॉलिटी है, बट हमने प्रीफर किया यूनियन वर्ड। ठीक है, क्यों, वो भी मैंने आपको बता दिया था। ओके, चलो अब देखो, इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि इंडिया में फेडरल फीचर्स भी हैं एंड यूनिटरी फीचर्स भी हैं। तो कौन कौन से फीचर्स यूनिटरी फीचर हैं, तो इनको यहां पे देख लेते हैं। वैसे काफी कुछ तो आपको पता होगा, तो ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कि सेंटर जो है वो काफी स्ट्रांग है। आप देखो, जो यूनियन लिस्ट है उसमें ज्यादा आइटम्स हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम्स यहीं पे दिए हुए हैं। जो रेजिडोरी पावर्स हैं वो भी सेंटर के पास हैं। तो सेंटर काफी स्ट्रांग बनाया गया है। देन स्टेट्स नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल। पार्लियामेंट चाहे तो इंडिया का पॉलिटिकल मैप कभी भी चेंज कर सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट्स। ओके, तो स्टेट्स जो है वो डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं। देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहां पे सेंटर स्टेट दोनों के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए में ऐसा नहीं होता है। तो दिस इज यूनिटरी फीचर। देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी बिल आप उनको चेंज कर सकते हो। तो दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ये भी एक यूनिटरी फीचर है। मीन्स बिना स्टेट की सहमति के, कंसेंट के, आप इनको चेंज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। भाई यूएसए में क्या होता है, 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट से 2 बंदे जाते हैं वहां की राज्यसभा में। जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे बेस्ड ऑन पॉपुलेशन है। तो कहीं से, जैसे यूपी है तो बहुत सारे चले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट से कोई है तो 1 या 2 चले जाएंगे। ठीक है, तो नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, ये भी एक यूनिटरी फीचर है। देन एमरजेंसी प्रोविजंस, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल, सारी पावर्स उनके पास आ जाती हैं। ठीक है, तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है। देन सिंगल सिटीजनशिप, ऑलरेडी डिस्कस किया, ये सिस्टम हमारे यहाँ पे है। जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ, मीन सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट, वो सेंट्रल लॉ को एंड स्टेट लॉ को इन्फोर्स करते हैं। जबकि यूएसए में क्या है, फेडरल लॉज के लिए फेडरल कोर्ट्स होते हैं एंड स्टेट लॉज के लिए स्टेट कोर्ट्स होते हैं। जबकि हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया गया है। देन ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे कि आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, इनका रिक्रूटमेंट, इनकी ट्रेनिंग कौन करता है, सेंटर करता है, यूपीएससी, है ना। बट ये सर्विस कहां पे देंगे, स्टेट में देंगे। अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास है, सेंटर के पास है। तो अगेन दिस इज अ यूनिटरी फीचर। देन इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, भाई जो सीएजी है वो सेंटर एंड स्टेट दोनों के अकाउंट को ऑडिट करता है। इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो पावर किसके पास हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर हो गई। देन पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, देखिए मैंने ये कहा था कि जो स्टेट लिस्ट के आइटम है उस पर किसके पास अथॉरिटी है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास। बट कभी कभी क्या होता है कि पार्लियामेंट इन आइटम्स पे भी लॉ बना सकती है। अब ये कितनी सिचुएशन होती है ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, कि कब कब स्टेट लिस्ट आइटम पे पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है। ये हम करेंगे अगले लेक्चर में, बट आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये भी एक यूनिटरी फीचर हो गया। देन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, पर गवर्नर क्या होते हैं, गवर्नर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, किसके, स्टेट के। बट कौन अपॉइंट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर हो जाएगी। देन इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, भाई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए, स्टेट असेंबली के इलेक्शन हो गए,
तब यही बॉडी करवाती है। और कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। स्टेट का कोई रोल नहीं है। ओके। देन वीटो ओवर स्टेट बिल्स। तो स्टेट असेंबली कोई बिल पास करती है तो गवर्नर उसको रिजर्व कर सकते हैं फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, तो ये वीटो उनके पास होता है। ओके। तो ये वो सारे फीचर्स हैं जो यूनिटरी फीचर्स हैं। तो आप देख सकते हो कि इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर्स भी हैं एंड यूनिटरी फीचर्स भी हैं। और इसीलिए जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको कहा जाता है क्वासी फेडरल या फिर सुई जेनरिस। सुई जेनरिस, ठीक है। इंडिया इज ए केस सुई जेनरिस। ये हमारा यूनिक एक मॉडल है, क्वासी फेडरल मॉडल कहा जाता है। ओके। इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का केस इंपॉर्टेंट है, SR बॉम्बई केस 1994। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड फेडरलिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चर। आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, आप अमेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, उनका अपना एक जुरिडिक्शन है और उस जुरिडिक्शन में स्टेट्स आर सुप्रीम। ओके। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड फेडरलिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ ये जो हमारा आज का लेक्चर है यहीं पे एंड होता है। एंड आई होप ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये समझ में आए होंगे। एंड जो भी आपका फीडबैक है वो आप दे सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। ओके। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भूलना मत। ओके। तो ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड जय हिंद।